दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और मैं हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ। जो वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों का फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू का। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने प्रश्नों को शामिल किया गया है, यानी इसमें जो भी 35 प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो इन सभी 35 प्रश्न को काफ़ी ढूंढकर और काफ़ी जो संभावित हैं आपके सिलेबस वाले हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इतना मेहनत करके इस वीडियो को बनाया, प्रश्नों को छांट करके, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना, ठीक है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा, आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊँगा, प्रश्नों को बताऊँगा, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसा प्रश्न आएगा और याद भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न मैं बताऊँगा उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न फंसने वाले हैं, गारंटी करता हूँ इसका। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। और टेलीग्राम का भी लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर अब नहीं करना है, अब प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ताजे दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताजे दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा जो होती है वो 0.10% होती है। कितना? 0.10%। और नेक्स्ट है, साधारण आइसक्रीम में वसा होती है। तो दोस्तों साधारण आइसक्रीम में वसा प्रतिशत कितना होता है? तो 10% होता है। कितना? 10%। और नेक्स्ट है, डबल टोन्ड दूध या फिर डबल टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा होती है। तो दोस्तों डबल टोन्ड जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? 1.5%। और बात करें वही टोन्ड दूध का, जैसे टोन्ड दूध दो प्रकार का होता है, एक डबल टोन्ड, एक टोन्ड। तो जो टोन्ड दूध है इसमें वसा का मात्रा होता है 3%, ठीक है। और जो डबल टोन्ड होता है उसमें मात्रा आधा घट के 1.5% हो जाता है। इसको याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक। टोन्ड पूछे तो 3 और डबल टोन्ड करे तो उसमें से घटा देना है आधा, और वो हो जाएगा आपका 1.5%, 1.5%। और नेक्स्ट है, UHT में दूध को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है। तो दोस्तों UHT का मतलब पहले होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, और इसमें दूध को 145 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। कितने तापमान पे? तो 145 डिग्री यानी 145 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका, दही का तनाव दूध की अपेक्षा कैसी होती है। तो दोस्तों जो दही का तनाव होता है दूध की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। दही का तनाव दूध से कम होता है। और नेक्स्ट है, एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध कहलाता है। तो दोस्तों एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध क्या कहलाता है? तो वो चीज़ कहलाता है। तो एंजाइम द्वारा जमाया गया दूध क्या कहलाता है? चीज़ कहलाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, मक्खन में सुगंध किसके कारण होता है। दोस्तों इस प्रश्न को पिछली बार ही पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन करके सभी प्रश्नों का सही उत्तर बताया है मैंने एक वीडियो में। वो वीडियो चैनल पे डाल चुका हूँ मैं पहले से, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्रश्न में पूछा गया है, मक्खन में सुगंध किसके कारण होता है। तो ये डाई एसिटाइल के कारण होता है। किसके कारण? डाई एसिटाइल के कारण होता है। और नेक्स्ट है, टोन्ड दूध में SNF की मात्रा होती है। तो दोस्तों टोन्ड दूध में जो SNF का मात्रा होता है वो 8.5% यानी 8.5% होता है। अब दोस्तों यहाँ पे भी वही टर्म लागू होता है, जैसे डबल टोन्ड में जो वसा का मात्रा होता है वो बढ़ जाता है। टोन्ड में वसा का मात्रा 8.5 होता है यानी 8.5, और डबल टोन्ड में 9% वसा SNF होता है, ठीक है। तो जो फैट है वो घट जाता है टोन्ड में, और जो फैट का प्रतिशत मात्रा होता है वो आपका डबल टोन्ड में ज़्यादा होता है। लेकिन बात करें SNF का, तो वहीं SNF जो होता है वो आपका डबल टोन्ड दूध में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें टोन्ड में 8.5 और डबल टोन्ड में 9 होता है। याद कर लीजिएगा, दोनों को यहाँ पे लिखा नहीं गया है वो। और नेक्स्ट, गर्बर विधि किसकी जाँच में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों गर्बर विधि जो है वो दूध का वसा परीक्षण के लिए, वसा की जाँच करने के लिए वो प्रयुक्त है, यानी गर्बर विधि से दूध में वसा की मात्रा जाँच की जाती है। और दही बनाने हेतु उपयुक्त तापमान, तो दोस्तों दही बनाने हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और नेक्स्ट है, दूध में बफर वैल्यू किसके कारण होता है। तो दोस्तों दूध में बफर वैल्यू जो होता है वो आपका प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटीन के कारण होता है। और नेक्स्ट है, अच्छी गुणवत्ता के छेना बनाने हेतु उपयुक्त दूध
किसका होता है, यानी गाय का होता है, भैंस का होता है, बकरी का होता है, ऊँट का होता है। तो बात करें यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता की छेना बनाने की, तो अच्छी गुणवत्ता की छेना गाय के दूध से बनाई जाती है। किसके दूध से? गाय के दूध से बनाई जाती है। और नेक्स्ट है, दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में जो लैक्टोज होता है वो सॉल्यूशन या फिर जिसको हिंदी में विलयन कहते हैं, वो सॉल्यूशन के रूप में या फिर विलयन के रूप में दूध में लैक्टोज मौजूद रहता है। और नेक्स्ट है, खोया में वसा का मात्रा कितना प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न को समझना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है खोया में वसा का मात्रा कितना प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 20% से कम नहीं होना चाहिए खोया में वसा का मात्रा। कितना? 20% से कम। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन 20% से कम नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट है, भैंस के दूध में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन जो पार्टिकुलरली भैंस का बात करें तो भैंस का जो दूध होता है उसमें कैल्शियम एवं सल्फूर नामक जो खनिज है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जो कि गाय के दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, दूध वैसे तो कैल्शियम पाया जाता है गाय के दूध में, लेकिन ये जो प्रचुर मात्रा होता है ये भैंस के दूध में ही आपको मिलेगा। और नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों जो दूध में प्रोटीन होता है वो कोलोइडल के रूप में पाई जाती है। किस रूप में? कोलोइडल रूप में पाई जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, पनीर में नमी की मात्रा कितना प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? एक उसी तरह का और प्रश्न, पनीर में नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से या कितना प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? तो पनीर में नमी का मात्रा 70% या फिर 70% से कम नहीं होना चाहिए। कितना से? तो 70% से। और नेक्स्ट है, अच्छी गुणवत्ता के खोया बनाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि अच्छी गुणवत्ता की खोया बनाने के लिए किसकी दूध चाहिए? गाय की, भैंस की, बकरी की, ऊँट की। तो यहाँ पे बात किया जाए खोया का, तो अच्छी गुणवत्ता की जो खोया होती है वो आपका भैंस के दूध से बनाया जाता है। किसके दूध से? तो भैंस के दूध से अच्छी गुणवत्ता का खोया तैयार होता है। और नेक्स्ट है, सपरेटा दूध में वसा की मात्रा कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, वहाँ तो 2 प्रश्न कम वाला था, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न है, मतलब कहा जा रहा है जो सपरेटा दूध यानी जो पाउडर होता है दूध का, उसमें कितना प्रतिशत से, उसमें जो वसा का मात्रा है कितना प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना से? तो 0.1% से। और नेक्स्ट है आपका, किससे दूध स्टोन हटाया जाता है? यानी दोस्तों दूध स्टोन जो होता है वो किसके मदद से हटाया जाता है? अम्ल से, क्षार से, क्या से? तो अम्ल के माध्यम से जो दूध में मिल्क स्टोन होता है उसको हटाया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका, पनीर कैसा उत्पाद है? तो दोस्तों पनीर कैसा उत्पाद है? तो जमाया हुआ दूध उत्पाद है। कैसा? जमाया हुआ दूध उत्पाद है। अब दोस्तों जो पनीर जल होता है, इसको छेना का पानी कहा जाता है, उसका रंग आप लोगों ने देखा होगा नीला और हरा टाइप का होता है। उसका रीजन क्या होता है? तो उसका रीजन होता है आपका राइबोफ्लेविन नाम का जो तत्व पाया जाता है, उसके कारण क्या होता है, जो पनीर जल होता है उसका रंग हरा या फिर हल्का नीला टाइप का होता है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये भी प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। और हंसा परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों मिल्क टेस्टिंग के लिए एक हंसा नामक टेस्ट होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो हंसा परीक्षण के माध्यम से गाय और भैंस के दूध के मिलावट को पहचाना जाता है। क्या होता है? जैसे गाय और भैंस के दूधिया अपने फ़ायदे के लिए मिलाते हैं, तो अब उसका भी परीक्षण करना है कि गाय का भैंस का दूध मिला हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हंसा टेस्ट करेंगे या फिर हंसा परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि दूध मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है। और नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों रिकेट्स नामक जो रोग है ये विटामिन डी की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। और दोस्तों जो विटामिन डी है इसको रिकेट रोधी भी कहा जाता है। आपने कभी ना कभी तो ज़रूर पढ़ा होगा इसको। और नेक्स्ट है, प्लेट पास्चुराइजेशन में समय और तापमान की तारतम्यता कितनी होती है? यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लेट पास्चुराइजेशन में जो है आपका टाइम एंड टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड क्या टेम्परेचर होना चाहिए और 15 सेकेंड टाइमिंग होना चाहिए। कितना? 70 डिग्री टेम्परेचर और 15 सेकेंड टाइमिंग होना चाहिए। और दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो दोस्तों आप कितना भी कुछ कर लो, टेस्टिंग कर लो, लेकिन जो आपका दुग्ध चूर्ण को यानी मिल्क को, दूध को पाउडर के रूप में आप सुरक्षित जितना दिन रख सकोगे उतना बेहतर कोई नहीं है। तो दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे कोई बढ़िया तरीका है तो वो आपका है दुग्ध चूर्ण, यानी दूध को पाउडर बना करके रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
PFA अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ या फिर कब लागू हुआ? तो PFA जो अधिनियम है ये आपका सन 1954 में लागू हुआ। कब हुआ? सन 1954 में लागू हुआ। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, खीस में अम्लता प्रतिशत। दोस्तों खीस जो होता है जो पशु के ब्याने के तुरंत बाद स्राव निकलता है उसको क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। और इस प्रश्न को भी पूछा जाता है। पिछली बार पूछा गया था कि जो गाय के या फिर पशुओं के ब्याने के तुरंत बाद जो द्रव स्रावित होता है उसके थन से, अयन से, उसको क्या कहते हैं? तो उसको खीस कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एसिडिटी इन कोलेस्ट्रॉम, तो खीस में अम्लता प्रतिशत कितना होता है? तो 0.20 से 0.40, यानी 0.2 से 0.4% खीस में अम्लता पाई जाती है, जो कि दूध की अपेक्षा ज़्यादा है। खीस में अम्लता ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है, दूध को ठंडा करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे ठंडा करने का बात है, तो दूध को ठंडा करने का सबसे उपयुक्त तापमान होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट है, दूध में वसा गोलिकाओं को तोड़कर मिलाना क्या कहलाता है? और दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर नहीं लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ था एक्चुअली, लेकिन वो कट गया है क्रॉप में। मैं आपको बताता हूँ, दूध में वसा गोलिकाओं को तोड़कर बराबर भागों में मिलाना, बराबर माने पूरे दूध में जो वसा गोलिकाओं को तोड़कर बराबर मात्रा में मिलाना क्या कहलाता है? तो होमोजीनाइजेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में समांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगीकरण कहते हैं। ठीक है, समांगीकरण कहते हैं। ये लास्ट वाला जो प्रश्न है, दूध में वसा गोलिकाओं को तोड़कर मिलाना क्या कहलाता है? तो समांगीकरण कहलाता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार हुआ होगा, और इस वीडियो का इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगा जब आप पेपर देने जाओगे इस वीडियो को देखकर अंत तक। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।